साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इतनी बड़ी है दोस्तों, ये जो गुंडागर्दी वाली राजनीति चलती है ना, ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति चलती है, और खास करके बंगाल की बात कह रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया, एकदम स्थायी इलाज, और ये शुभेंदु अधिकारी करने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम शुरू होने जा रहा है और इसका इशारा कोई और नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। दोस्तों, आप कहेंगे ये परमानेंट इलाज क्या है? भाई कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव ही बंद हो जाएगा ना? ऐसा नहीं है दोस्तों, चुनाव तो होगा, कम से कम जब तक भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो सकता, ये आप मान लीजिए। अब क्या नहीं होगा खिलवाड़? ये जो तुष्टीकरण का खेल चलता है ना, कि यहाँ पे 30% मुस्लिम है, यहाँ पे 10% ये हैं, यहाँ 50% वो हैं, वो नहीं चलेगा। ये जो घुसपैठियों वाला खेल है, इसका परमानेंट इलाज होने जा रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट असम में किया जा चुका है, इस बात को समझ लीजिए। और जो खेल कभी कांग्रेस खेला करती थी, उसी खेल में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मात दी है कि ना रोते बन रहा है, ना मुस्कुराते बन रहा है। आखिर ये खेल क्या है? इतना बड़ा खेल है दोस्तों, अभी पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले जय सिया राम, ताकि इस संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो, और आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन है, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए दोस्तों, एकदम लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में परिसीमन के दिए संकेत, राज्य सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता हो ना, खलबली मच जाएगी, ये समझ लीजिए। और ये जो शुभेंदु अधिकारी ने परिसीमन की संभावना की तरफ जो इशारा किया है, ये समझ लीजिए, राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है। वो साफ कहते हैं कि जब लोग बढ़ेंगे तो हमको नया विधानसभा भवन भी चाहिए। अब बंगाल में इसकी भी जरूरत महसूस हो रही है। ये कौन सा मौका था, जरा वो भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, इसमें विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना था, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथींद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उसी मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने ये टिप्पणियां की और कहा कि परिसीमन के बाद आने वाले वर्षों में विधानसभा के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। सीटों की संख्या वृद्धि होगी, काफी वृद्धि होगी, और नए विधानसभा भवन का निर्माण करना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं। विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है दोस्तों, यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए। लोगों को असम की याद आ रही है। आखिर हुआ क्या? आखिर कैसे पूरा पश्चिम बंगाल का गणित बदल जाएगा? कैसे? सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है दोस्तों, लेफ्ट ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, आजकल राहुल गांधी की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। और आप जानते हैं कि असम के बाद सबसे अधिक अगर मुस्लिम वोटर कहीं हैं तो वो पश्चिम बंगाल में है। उनको पता है कि इतनी सीट तो हमारी पक्की है। उसी का इलाज होने जा रहा है। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको असम चलना पड़ेगा। असम में क्या हुआ? असम में 2023 में दोस्तों जो चीजें हुई, पहले मैं आपको असम की ओर ले जाऊं, पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि क्या कुछ होगा। ये जो परिसीमन बंगाल में हो रहा है, उससे क्या क्या चीजें बदलेंगी। जैसे आप समझ लीजिए कि अभी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी दोस्तों, तब भी परिसीमन की बात हो रही थी। भाई लोकसभा में कम से कम 50% सीटें बढ़ेंगी, आज नहीं तो कल बढ़ना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता।
और अब तो जो हालात बने विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं है। 543 से 816 सीटें होंगी। बंगाल में 42 सीटें बढ़कर 63 हो जाएंगी। लेकिन जो बंगाल में विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जहां अभी 294 सीटें हैं, परिसीमन के बाद 440 सीटें हो सकती हैं, उससे भी अधिक। और ये जो बंटवारा होगा वो क्यों होगा? क्योंकि जो जनसंख्या का वितरण है प्रति विधानसभा क्षेत्र वो असमान है। कहीं गांव में जनसंख्या ज़्यादा, कहीं शहर में ज़्यादा। और आप जानते हैं मुस्लिम आबादी में भारी बदलाव आया है, उसको भी संतुलित करना है। दूसरी बड़ी बात क्या है? SC ST सीटों में बदलाव होगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल में एक और खेल किया गया है। SC ST सर्टिफिकेट इस तरीके से बांटे गए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। किसको बांट दिया गया ये भी नहीं पता, ये कैडर है, दे दो। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है तो उन्होंने सबसे पहले इस पे भी रोक लगाई है कि ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। SC ST का जो सर्टिफिकेट बांटा गया है ना, उसकी भी जांच चल रही है। फिर एक और बड़ी बात है दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण, 33% का आरक्षण, इसको भी जमीन पर उतारना है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कमिटेड है कि हमको हर हाल में महिलाओं को आरक्षण देना ही देना है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भले लोग कहते हैं ना कि TMC महिलाओं को बहुत सीट दे रही है या दे चुकी है, इस बार महिलाओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महिलाओं को आरक्षण देने का जो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, इसको पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। ये जो ममता के खिलाफ वोट पड़े हैं ना, इसमें महिला आरक्षण बिल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब फिर से आप लौटिए परिसीमन पर। ये सारी चीजें परिसीमन में ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये परिसीमन है क्यों महत्वपूर्ण, इसको समझने के लिए आपको असम चलना पड़ेगा दोस्तों। असम में 2023 में परिसीमन हुआ। वहां असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। सीटों की संख्या नहीं बढ़ी क्योंकि वो तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उन 126 सीटों का परिसीमन किया गया, ये आप समझ लीजिए। अब परिसीमन से हुआ क्या, ये जानना जरूरी है दोस्तों। होता क्या है, कांग्रेस सरकार बहुत चालबाजी के साथ काम करती है। एक शब्द होता है गैरीमैंडरिंग, मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है। जेरीमैंडरिंग भी बोलते हैं, गैरीमैंडरिंग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कांग्रेस को पता है कि ये मुस्लिम आबादी हमको ही वोट देगी, कम से कम भाजपा को नहीं देगी। तो हर जगह पे इस तरीके से आबादी को बांटा जाता है कि मुस्लिम आबादी एक बड़ी संख्या में हो, एक छोटी सी जाति जुड़ जाए और फिर हम जीत जाए। इसी को बोलते हैं गैरीमैंडरिंग या जेरीमैंडरिंग। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया दोस्तों, इस बात को समझिए। पहले आबादी का समान वितरण किया हर तरह से। अब इनको पता है कि मुसलमान तो वोट देंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो भैया चाहे 2 सीट के मुसलमान मिला भी दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा अपने को, कुछ नहीं पड़ेगा। भाई पहले हम 1 लाख वोट से हारते थे, अब 10 लाख वोट से हारेंगे, हार जाओ कोई बात नहीं। जो असम में हुआ दोस्तों 2023 में, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत के साथ किया है। असम में दोस्तों जो 126 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस ने इतना बड़ा खेल किया कि 36 से 35 से 41 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में पहुंच गए। मतलब बिना मुस्लिम वोट के आप जीत ही नहीं सकते। अब आप सोचिए 126 सीट, भारतीय जनता पार्टी 41 सीट पे तो जीत ही नहीं सकती, तो लड़ेगी कैसे? ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने या जो भी हो, जिसने भी ये परिसीमन 2023 में किया, उसके बाद जो मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या है वो जो पहले 41 सीटों तक थी वो घट करके 20 सीटों तक पहुंच गई। अब आप समझ गए परिसीमन का क्या मतलब होता है। भाई मान लीजिए ये 2 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जनसंख्या कम है, दोनों को मिला दीजिए। अब हम वहां 1 लाख से आ रहे हैं या 10 लाख से आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये काम असम में करने की कोशिश की गई और इसीलिए दोस्तों असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है।
ये जो वीटो मुस्लिमों का होता था ना, वो खत्म हो गया और कांग्रेस की जो असलियत है वो सामने आ गई। बोलेंगे कैसे, वो भी आप समझ लीजिए। भाई कांग्रेस को कितने सीट पर जीत मिली? 19 सीटों पर। आप सोचिए दोस्तों, 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती है, 18 मुस्लिम है। एआईयूडीएफ को भी नहीं दिया लोगों ने वोट। कांग्रेस की 18 सीटें सिर्फ मुसलमान और एक हिंदू बचा है। ये खेल है। इसी खेल को भारतीय जनता पार्टी ने पलटने की कोशिश की है और यही खेल दोस्तों पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में आप याद अगर कीजिए 2021 का, याद है प्रशांत किशोर ने क्या कहा था कि जब मुस्लिम आबादी 30 या ऊपर चली जाती है ना तो भाजपा जीत नहीं सकती। ये मान लिया गया। ये तो समझिए हिंदू आबादी ने खुल करके और पूरी तरह से भाजपा के साथ हो गई, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है। लेकिन हुआ क्या है बंगाल में, यह समझना जरूरी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 1970-80 के दशक में ऐसी सीटें जहां मुस्लिम मतलब एकदम तय करते हैं, वो पहले 25 से 30 सीटें थी। 2000 के बाद ये बढ़कर 40+ हो गई और आज के समय में जहां 30-40% आबादी है, ध्यान से सुनिएगा, इस समय 85 से 112 सीटें जहां मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है। कैसे भाजपा जीतेगी? मुसलमान कुछ भी कर ले नहीं देगा, वो डराए हुए, वो डरा चुके हैं। कुछ भी कर लीजिए। आप पूछिए कि भाजपा क्या आपको योजनाओं का लाभ नहीं देती? देती है, देंगे नहीं वोट। तो ये खेल यहां पर हुआ है दोस्तों, और इसीलिए यहां पर अगर परिसीमन होता है, आप समझ लीजिए कितना बड़ा काम होने वाला है। और ममता बनर्जी इस बात को समझ रही थी। ये जो अभी महिला आरक्षण वाला बिल आया था दोस्तों, उसी समय उन्होंने डराना शुरू कर दिया। वो परिसीमन का विरोध करने लगी। वो कभी एनआरसी, कभी कुछ, वो कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को भौगोलिक रूप से कमजोर करने और जनसांख्यिकी से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। यह भी कहा कि ये एनआरसी के पिछले दरवाजे से प्रवेश है। ममता क्यों विरोध कर रही है? इसमें कोई बंगाली अस्मिता का मामला नहीं था। यह सिर्फ ये था कि घुसपैठियों की बहुतायत बनी रहे, मुस्लिम डोमिनेंस बना रहे, वो ना हटे तो भारतीय जनता पार्टी की काउंटिंग ही शुरू होगी 30% से ऊपर और भाजपा कभी जीत नहीं पाएगी। और इसीलिए दोस्तों याद कीजिए, परिसीमन को लेकर ममता बनर्जी पूरे बंगाल को डरा रही थी। पूरे बंगाल को वो लगातार कह रही थी कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी वाले तोड़ देंगे, 3 हिस्सों में बांट देंगे, यहां इसका प्रभाव कम कर देंगे, बंगाल को चोट पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। सच तो यह है कि अगर बंगाली संस्कृति, बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान को कोई साथ रखना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो परिसीमन आयोग का गठन होता है, जरा उसके बारे में भी बहुत बारीक जानकारी आपको संक्षिप्त में देता हूं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद एक उच्च अधिकार प्राप्त परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं, या जिनको भी ये करते हैं। और ये पूरा का पूरा संवैधानिक प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें एक सार्वजनिक ड्राफ्ट बनाया जाता है, जन सुनवाई होती है, फिर उसके बाद एक अंतिम आदेश निकाला जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी होती है और वो परिसीमन हो जाता है। और जब ये बनता है ना कानून, तो इसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संवैधानिक काम हो रहा है, आप समझ लीजिए, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और आपको एक बात और बताऊं, अभी दिसंबर में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है ना, वो पश्चिम बंगाल में होने हैं। और आपको एक और जानकारी दूं दोस्तों, तेलंगाना में भी हुआ। राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से परिसीमन कर ले जो स्थानीय चुनाव है। यहां स्थानीय चुनाव में तृणमूल कांग्रेस एकदम ताकत के साथ
और आप तो जानते हैं स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी ने कितनी गुंडागर्दी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा था। तो अब जब परिसीमन होगा तो ये जो टीएमसी का प्रभुत्व है गुंडई के बल पर, वो खत्म होने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इसका परमानेंट इलाज करने का प्लान तैयार कर लिया है। तो ये तो हो गया परिसीमन का। अब आप एक और खेल देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक और खेल किया दोस्तों। वो खेल क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है, कोई बात नहीं। इन्होंने दोस्तों ओबीसी में, आप जानते हैं 77 जातियों को शामिल किया, उसमें 75 जातियां मुसलमान से है। 77 ओबीसी जातियों को नोटिफाई किया गया, उसमें 75 मुस्लिम समाज से है। बताइए, धर्म के आधार पर तो रिजर्वेशन था ही नहीं, कर दिया। उसके बाद अभी लेटेस्ट खबर क्या है जिसकी वजह से यह दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, ममता सरकार ने। यह याचिका क्या थी कि 77 जातियों में 75 मुस्लिम समाज थी। हाई कोर्ट में यह मामला गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इस चीज को, बोला ये तो गलत है भाई। और 2011 से जितना ये सब किया गया था ओबीसी में मुसलमानों को दिया गया, सब खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने। ममता बनर्जी भड़क गई, वो कहने लगी हम लागू नहीं करेंगे। वो जान रही थी कि ये तो हमारा वोट बैंक है, ये तो नाराज हो जाएगा। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, तब तक सरकार पलट गई। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि संविधान में तो यही प्रावधान है ना कि जो ओबीसी आरक्षण, जातियों का कॉन्सेप्ट तो हिंदू धर्म में है, हिंदुओं में आरक्षण है। भाई आप मुसलमानों में जातियां इस तरह कहां होती है, या क्रिश्चियन में, या दूसरी जातियों में। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उस याचिका को वापस ले लिया। यानी जो हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें ममता सरकार द्वारा जो भी फैसले किए गए, जिन मुसलमानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया, अब वो खत्म है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये एक और मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी खबरें बता देता हूं। बंगाल में जब सरकार बदलती है तो हालात कैसे बदलते हैं। भाई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म याद कीजिए, बंगाल पे ही बनी है, पिछले साल रिलीज नहीं होने दी ममता ने। अब घोषित तौर पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सारे थिएटर वालों को धमका दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई। अब ये फिल्म रिलीज हुई है। और सिर्फ दी बंगाल फाइल्स नहीं दोस्तों, बल्कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री जिसको पूरी तरीके से डरा धमका कर अपने पक्ष में रखा था, उसमें भी बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हिंदू थीम वाली नई फिल्मों की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। लोग समझ गए कि बंगाल की जनता बदल रही है, वो खुलकर सामने आ रही है, वो एक्सप्रेशन पर जोर दे रही है। और सिर्फ इतना नहीं, वहां के जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जो भी लोग हैं, जैसे परम ब्रत चट्टोपाध्याय, इनके सुर बदल गए। बंगाली सुपरस्टार एक हैं जो घटाल सीट से टीएमसी के सांसद है देव अधिकारी, उनके भी सुर बदले हैं। वहां जो वर्किंग यूनियन है उनके भी सुर बदले हैं। तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के भी सुर बिल्कुल बदल रहे हैं दोस्तों। ये भी एक अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020, याद कीजिए, ममता बनर्जी ऐसा दुश्मनी निभा रही थी ना, मोदी जी का नहीं लाना। नई शिक्षा नीति में दोस्तों आप ये समझिए कि मोदी सरकार ने एक कोशिश की है कि देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है। पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी, उसको मॉडल स्कूल बनाएगी, उसका नाम होगा पीएम श्री। अब ममता बनर्जी को कैसे बर्दाश्त हो जाए कि बंगाल के स्कूल में मोदी जी का भी नाम नहीं है, पीएम श्री नाम है। ये नाम कैसे हो जाए? लोगों को पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार का स्कूल है। अच्छा स्कूल अगर है तो केंद्र सरकार का स्कूल है। ममता ने लागू ही नहीं होने दिया दोस्तों, उसको शुरू ही होने नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कहा भैया ये हमारा प्रोजेक्ट है, लागू करो तो पैसा देंगे, कुछ नहीं दिया। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है दोस्तों, उन्होंने तुरंत नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला किया। और इस मुद्दे पर नई दिल्ली में केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इससे क्या होगा
कि बंगाल के स्कूलों को केंद्र सरकार का फंड मिलेगा, केंद्र सरकार की योजनाएं लागू होंगी और ये सारी चीजें एक नए स्तर पर लेकर जाई जाएंगी। एक बात और आपको बताता हूं, शिक्षा को लेकर के बंगाल में टीएमसी की सरकार ने बड़ा घोटाला किया है, बहुत ही फर्जीवाड़ा। ये बात शुभेंदु अधिकारी जानते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक सचिव कौन है? यह है प्रियदर्शनी मलिक, एक महिला है। ये कौन है? पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की बेटी है। हटा दिया, ये पूरा कब्जा करके बैठे। स्कूलों में कई बोर्ड चलते हैं जहां टीएमसी के लोगों को घुसा दिया गया था, वो सब का सब खत्म कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों। एक और अच्छी खबर आखिरी में देता हूं, रेलवे की 3 बड़ी सौगात पश्चिम बंगाल को मिली है। ममता बनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। जमीन चाहिए, जमीन नहीं दे रही। कहीं बनना है तो उसको क्लियरेंस नहीं दे रही। पहली परियोजना के तहत शाल बनी आद्रा लाइन 107 किलोमीटर लंबी। दूसरी परियोजना कोलकाता से जयपुर के बीच नई ट्रेन परिचालन को मंजूरी। और तीसरी परियोजना न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच 7 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को मंजूरी दी गई है। अब देखिए, सारे काम एक एक करके शुरू हो रहे हैं। मेट्रो का तो मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। तो देखिए, सरकार बदलती है। जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो किस तेजी से काम होता है, ये पश्चिम बंगाल एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा कि ये जो परमानेंट इलाज किया जा रहा है उससे आप कितना सहमत हैं, ये सही कदम है, आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं तो जय सिया राम लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला शुरू हो। और दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों चैनल में जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर मुझे और प्रोत्साहित करना चाहे तो YouTube में मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।